हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान में अगर आप लोग 95% लाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका अगर 95% में लाने में मदद करेगी तो वो आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर जैसा कि सबको मालूम है कि जो सिलेबस 2022 का था सेम सिलेबस 2023 में वही है। सबसे ज्यादातर अगर क्वेश्चन 2023 में बनेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर से बनेंगे, तो जितना हो सके प्रीवियस पेपर करते रहिए। और मैं हालांकि करा भी रहा हूँ। और 825 बीवाई कोड था। हमने कल की वीडियो में आप लोगों को खंड क पूरा करा दिया था। ठीक है। खंड क नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहले उसको देखिए। और आज हम खंड ख देखने वाले हैं। ठीक है। और खंड ख के पूरे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। और खंड क जरूर से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी से आएंगे। ठीक है। तो आज खंड ख पूरा का पूरा फुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खंड क जरूर से देखिएगा, रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो खंड ख स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, खंड ख में सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को OMR शीट पे करनी है इस बार। ठीक है। और मैं इसका हल आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, तो रोपड़ फसल गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। तो गन्ना जो है रोपड़ की फसल है। यहाँ पे ट्रिक लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो कौन सी रोपड़ फसल है, गन्ना है। तो इसको लिख लीजिएगा, अन्यथा मैं लिख के लेके आया हूँ कि आप लोगों को कैसे लिखना है। कि प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 15, 15 का ग जो होगा राइट आंसर होगा गन्ना। ठीक है। तो देखिए 15 का ग गन्ना। तो इस तरह एग्जाम में थोड़ी लिखना आप लोगों को, नहीं। इस बार ये तो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। इस बार तो ओमआर शीट मिलेगी आप लोगों को, ओमआर शीट पे भरना है। ये तो मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। लिखना नहीं है आप लोगों को ओमआर शीट पे भरना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है, गन्ना। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसी को बता दे रहा हूँ और आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। तो देखिए जो लोहा है ना वो आप लोगों का पुनः चक्रीय संसाधन, मतलब कि जैसे लोहा को आपने किसी आकृति में कोई शेप में डाला है, अब उसको पिघला कर फिर उसे दूसरे शेप में आप बदल सकते हो, मतलब पुनः चक्रीय है। ठीक है। वो चलता रहेगा, उसको आप परिवर्तन करते रह सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया आप लोगों का। अगला प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न क्या है। कोरबा प्रसिद्ध है। देखिए कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध, टिक लगा हुआ है। और मैं बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार करा भी चुका हूँ कि जो कोरबा है प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है आपका कोरबा। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 देखो क्या है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो इनमें से सभी रेशेदार फसल हैं। सबको मालूम है कपास भी, जूट भी और प्राकृतिक रेशम, ये तीनों आप लोगों का रेशेदार फसल है। ठीक है। ये सभी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। ठीक है। बस आप पढ़ते रहो अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19 कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो वो आपका नेपाल है। नेपाल जो है, नेपाल की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है, किसके विकास के लिहाज से देखा जाए तो। चलिए, तो 19 का जो ग है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ठीक है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न और है, यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। कह कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका सोल्यूशन देखिए, तो बहुविकल्पीय प्रश्न था, क्लियर हो गया। अब यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कि अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। चलिए देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालेंगे, इस तरह लिखेंगे अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन, हेडिंग रहेगी मेन हेडिंग। और इसमें लिखेंगे कि ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं। कह रहा है कि जो अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं, बहुत लंबे समय से। ठीक है। और कह रहा है ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। एक बार अगर आपने उसका प्रयोग कर दिया तो वो समाप्त हो जाएंगे, अतः इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। और इस प्रकार के संसाधनों में आपके खनिज आते हैं और जीवाश्म ईंधन आते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, खनिज हुआ, उसको एक बार आप यूज कर लोगे तो दोबारा यूज नहीं हो। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल एक बार खर्च हो जाता है तो दोबारा आपको आ जाएगा क्या उसमें से, नहीं। तो ये सब अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों का प्रश्न नंबर 21। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 मेरे प्यारे विद्यार्थियों है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए। कोई दो समस्या लिखना मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए कोई दो समस्या लिखना है।
अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए। तो देखिए इसका लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22। यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 22। चलिए तो पहला लिखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय जो है वो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय से क्या होती है, कम होती है। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का आय होगा ना, वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक की आय से क्या होगा, कम होता है, पहला। दूसरा लिखेंगे असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है। ठीक है, तो हमको दो ही समस्या पूछा था अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का, और दोनों समस्या हमने बता दिया, मतलब प्रश्न नंबर 22 भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब प्रश्न नंबर 23 की तरफ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 23 बोला यह कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 23 का आंसर कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कौन सा क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 23 भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न नंबर 24 स्टार्ट होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है जैसा कि देख पा रहे हो, जो कि यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 24 से। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 24, हेडिंग डालेंगे तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, और लिखेंगे इसमें कि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। कह रहा है कि जो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है, तो उसकी हेल्प करती है। और ये गतिविधियां जो हैं अस्तु वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं उत्पन्न को थोक एवं खुदरा वस्तुओं को थोक एवं खुदरे विक्रेताओं को बेचने के लिए जैसे ट्रकों हुआ, ट्रेनों आदि परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ये होता है कि वस्तुओं के जो गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है, हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों के वार्तालाप करने या संवाद या बैंकों से ऋण लेने की भी आवश्यकता होती है। और परिवहन, भंडारण और संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ क्या है, ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, और चूंकि लिखेंगे आगे कि चूंकि ये गतिविधियों वस्तुओं के अलावा सेवाओं को सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र की सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमसे प्रश्न पूछा था कि अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इस प्रकार है, और जिस प्रकार हमने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को परेशानी होगी, याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन अब करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको एक बार दो बार जैसे ही आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसका सारांश निकाल लोगे, कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, और उसी मेन पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है। चलिए तो इसी प्रकार आप लोगों को नोट करना पड़ेगा और इन चीजों को याद करनी पड़ेगी। एक दो और तीन बार पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं बैठ के तो याद करवाऊंगा नहीं आप लोगों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बता दिया आप लोगों को, सोल्यूशन बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से इसको याद करते हो। ठीक है, एग्जाम में आएगा, इस बात से श्योर में हो कि एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 हो गया था ना, अरे 24 कर रहे थे हम लोग, 24 ये वाला हो गया था। अब इसका अथवा भी करने वाले हैं। अथवा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा पूछता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसका कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो पहली जो भौगोलिक दशाएं रहेगी उसे हम हेडिंग बनाएंगे, पहला तापमान। देखिए तापमान क्या करता है कि देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल होने के कारण, जो गन्ना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, और कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल होने के कारण जो गन्ने की कृषि के लिए अंकुरण के समय उच्च तापमान 30 डिग्री से 38 डिग्री के बीच तथा पकने के समय 12 से 14 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जैसे उसका अंकुरण कराया जाएगा तो लगभग 30 से लेकर 38 डिग्री के सेल्सियस का तापमान होना चाहिए,
और अगर उसके पकने का समय अगर हम बताएं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होना चाहिए। तो तापमान बहुत ज्यादा डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्षा, तो वर्षा बहुत आवश्यक है। वर्षा में हम लोग लिखेंगे कि गन्ने की जो फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अतः भारत में जो गन्ना है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सिंचाई करके गन्ना की कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कृषि, ठीक है। अगर कहाँ जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां पे तो अधिक सिंचाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो वहां पे गन्ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें वर्षा पे डिपेंड है कि उसका वर्षा की क्या भूमिका होती है गन्ने की खेती के लिए। तीसरा होती है मिट्टी के लिए, तीन ही पूछा था, ठीक है। तो मिट्टी का क्या अहम भूमिका है गन्ने की खेती के लिए, लिखेंगे कि गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट जो नमी युक्त एवं चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। मतलब दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है गन्ना की खेती के लिए। और दक्षिण के पठारी भागों में लावा निर्मित काली मिट्टी भी गन्ने की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। काली मिट्टी भी मानी जाती है अच्छी, लेकिन दक्षिण के पठारी भागों में जो लावा युक्त से मिट्टी बनी होती है, ठीक है। और चूना व फास्फोरस मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए विशेष उपयोगी होती हैं। और इसकी कृषि में जो रासायनिक उर्वरक भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा पूरा भौगोलिक 3 दशा पूछा था, तीनों भौगोलिक दशाओं का हमने वर्णन किया। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें 24 का अथवा भी हमने कर दिया, ठीक है। 24 का अथवा वाला भी प्रश्न हो गया। अब हम देखने वाले हैं 25। 25 है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सही सब बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आया, इस बार भी आएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25, ठीक है। पूछा था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि भारत जो है, भारत पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति से संबंधित घटनाएं, टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं की अपनति अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भूपरतें व भ्रंश ट्रेपों से जुड़ी हैं। कह रहा है कि भारत की जो पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति है वो कुछ संबंधित घटनाएं जैसे टर्सरी युग की शैल संरचनाओं की अपनति मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भूपरतें एवं भ्रंश ट्रेपों से जुड़ी हुई हैं। जैसे तेल धारक परत, संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर की होती हैं, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। बात करें आगे कि भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63% भाग जो है मुंबई हाई से, और 18% भाग गुजरात से, और 16% भाग असम से प्राप्त होता है, ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। इसके लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे डिंगबोई हुआ, नहरकटिया एवं मोरन हुगरीजन है, ठीक है, इसके उत्पादक क्षेत्र। और अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या क्या हैं। तो देखिए इनमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित होते हैं, तथा इनके पुनः निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अतः ये अपनी प्रकृति में सीमित और अनवकरणीय होते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, ये प्रश्न का सलूशन हमने किताब से लिया है, ठीक है। और जब इसको आप क्वेश्चन बैंक से इसका सलूशन देखोगे तो इसमें भी आप लोगों को कुछ अलग तरीके से इसको समझाया गया है, कुछ अलग वर्डों में, ठीक है। तो यह मैं आप लोग, ठीक है, तो वहां से भी लिख सकते हैं और ये वाला सलूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप हमको तो ये सुविधा लगा है क्योंकि ये बहुत आसान था, ठीक है, इसलिए हमने इसको किताब वाला भी लिखा है। मैं चाहता हूँ कि जितना सरल तरीके से आप लोगों को लिखा मिलेगा उतना ही आप लोग याद कर पाओगे अच्छे से। तो चलिए अभी प्रश्न क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 25वां, ठीक है। और 25वां का अगर अथवा की बात करें तो क्या कह रहा है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे भाई। 25वां का अथवा, देखिए 25वां का अथवा क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। 25वां का अथवा था कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि विकास किसी देश की सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक सहायता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के क्या है, महत्वपूर्ण सब भाग हैं। ये सभी महत्वपूर्ण भाग हैं विकास के। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। किसी क्षेत्र की सभी देशों में जब विकासात्मक गतिविधियां चलती हैं तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो
अन्यथा विकास का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और एक हेडिंग अगली डालोगे कि विकास की पारंपरिक अवधारणा दो पहलुओं को दर्शाती है। कौन कौन? तो पहला पहलू यह है कि लोगों के विकास के लक्ष्य को भिन्न हो सकते हैं। लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सबका विकास जो होता है सब कोई अलग थॉट से उत्पन्न होता है। और दूसरा है कि एक व्यक्ति के लिए भी हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर विनाशकारी हो सकता है। ठीक है। तो ये दो अवधारणा है विकास के पारंपरिक अवधारणा, दो पहलुओं पर दर्शाती है। दोनों पहलू को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और ये प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको नोट करना है। ये प्रश्न आपका था 25वें का अथवा और 25वें का अथवा भी हो गया। आगे बात करेंगे तो अब दीर्घ आ गया प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय है जो कि आप लोगों को 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। अब 25 क्वेश्चन नंबर 26 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस बार 100% आपके एग्जाम में आने वाला है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है और इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संसाधन। लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कह रहा जो प्रकृति से हमें प्राप्त कोई भी संसाधन है जिसका उपयोग हम मनुष्य के लिए उपयोग होता है, जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगी। जैसे मिट्टी हुआ, जलवायु, वनस्पति, खनिज, वर्षा, ऊर्जा, सभी हम लोगों के काम आती हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधन है ये सभी जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चवावच भूआकृति जैसे जलवायु व वनस्पति पाई जाती हैं। इसके कारण अगर बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं। तो मिट्टियों के विकास में योगदान भी उनका मिलता है। उसी मैदान में जलोढ़ मिट्टी, दक्षिणी प्रायद्वीप भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, तथा अगर हिमालय के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी मिलती है। राजस्थान में, गुजरात में बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी, तथा पश्चिमी घाट में बात करें तथा पूर्वी घाट एवं राजमहल पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों में एक है। समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने जीवन के लिए मिट्टी पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद हमसे संरक्षण भी पूछा था, तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। तो संसाधनों का संरक्षण में लिखेंगे कि विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका जो विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। वर्ष अगर 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था। कब? 1987 में। कौन सा संसाधन संरक्षण था, इनका नाम याद रख लीजिए, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का जो व्यापक रूप में उल्लेख किया गया था और इस उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को भी उचित बताया गया है। ठीक है। तो ये था आप लोगों का प्राकृतिक संसाधन और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना लिखकर 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों की। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगर अगला प्रश्न बात करेंगे तो 26वां का था कि भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए दोनों प्रश्न अगर तैयार है तो दोनों में से 100% एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो कृषि के महत्व है उस पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का अथवा लिखेंगे यहाँ से कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धारक शक्ति है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। आधा से अधिक लोग तो पूरे कृषि पे ही निर्भर है और जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का, तो 15%। और यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है। अगली हेडिंग आप डालोगे कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उसका रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है। ठीक है। तीनों हम लोग एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। लिखेंगे कि जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात जो है 1951 से निरंतर घटने के उपरांत भी यह देश की लगभग कितना 54.6% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का ये क्या है, साधन है।
कृषि का जो सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए क्या होगा, वो व्यापक माना जाएगा। ठीक है। कृषि के महत्व को अगर समझते हुए अगर भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए अगर भरसक प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि भारतीय कृषि में जो सुधार के लिए भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद व कृषि विद्यालय की जो स्थापना हुई है, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विकास और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ठीक है। तो देखिए पूरी की पूरी हमने अच्छे तरीके से डिटेल में इसको लिखा है। जिस प्रकार आप लोगों को किताब में लिखा गया है पूरा हूबहू हमने उस प्रकार लिखा है अरेंज कर कर। और आप लोगों को तो पूरा याद होगा नहीं, कभी भी किसी को याद नहीं होता है पूरा। इसी को आपको एक दो बार पढ़ना है, 3 बार। इसी के कुछ चीजें आपको ये दिमाग में चलेंगी, उसी को आप लोगों को हेडिंग बनाना है और कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइटेड करना और अपने से बना के लिख देना। यही तरीका होता है सामाजिक विज्ञान याद करने का। आपको लग रहा है क्या कि जितना लिखा गया आप याद कर पाओगे? आप याद करोगे, मैं भी नहीं याद कर पाऊंगा ये पूरा। मुझे भी लिखना होगा तो मैं यही अब सोचूंगा कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है, तो उसकी हेडिंग याद करूंगा और इसके कुछ मेंस पॉइंट्स याद करूंगा। और ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, जैसे कृषि के बारे में, तो कृषि के बारे में कुछ चीजें हम लोगों को पॉइंट्स बना के लिखना है, जाके एग्जामिनर उसको देखे अच्छा नंबर दे। इसी प्रकार याद किया जाता है सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि जितना प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ तो रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है और चीजों को। हेडिंग तो पूरी याद होनी चाहिए, आप लोगों की हेडिंग अच्छी होनी चाहिए और कुछ मेंस पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है। पूरा आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 हो गया। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक को बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं और उसको संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको भी देखेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 27 लिखेंगे कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। ठीक है। कह रहा है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। कह रहा है कि दो देशों के, अगर अलग अलग देशों के बीच अगर संबंध की बात करें और एकीकरण की प्रक्रिया की बात करें, वही आप लोगों का वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में बहुत निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला आपका उदारीकरण। लिखेंगे कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। किसको? करा सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। और उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच जो व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार जो है, व्यापार के उदारीकरण के व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है और इससे क्या होता है कि जो आयात और निर्यात को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तो उदारीकरण में आप लोगों की हेडिंग बना के आप लोगों को लिखना है। दूसरी अगर हेडिंग की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है। दूसरा कारक है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। लिखेंगे इसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अगर अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान हो रहा है और इससे जो विश्व के अधिकांश भाग हैं वो एक दूसरे की अपेक्षा अधिक पास आ रहे हैं। ठीक है। अगर सुविधा दोगे अपने देशों से अलग देशों में, तो अगर जो चीज उन देश में नहीं आपके पास है तो उससे एक दूसरे में एकता बनेगी, वो चीजें आपके निर्यात आयात करेंगे। ठीक है। आदान प्रदान चीजें करेंगे। आपके पास जो नहीं होगा वहां से लेंगे, उनके पास जो नहीं होगा वो आपके यहाँ से लेंगे। ठीक है। अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी। इसमें लिखेंगे कि वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में औद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कह रहा है कि परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच जो दूरी है कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है और दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। ठीक है। यह उन्नत प्रौद्योगिकी में आप लोगों को हेडिंग डाल देना है। ठीक है। बस आप लोगों का खत्म। ठीक है। और तो प्रश्न नंबर 27 है, ये क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न है तो 27 वैश्वीकरण किसे कहते हैं, उसको संभव बनाने वाले कारक हमने बता दिया। अगला है अथवा। क्या है कि उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, 6 नंबर के लिए आता है कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं, उस पर हम लोगों को एक निबंध लिखना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए
तो प्रश्न उत्तर संख्या 27 का अथवा डालेंगे या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन जो किया था 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार जो है निम्नलिखित हैं, ठीक है, अधिकार पूछा था अलग अलग। तो पहला अधिकार तो हम लोग डालेंगे कि सुनवाई का अधिकार, ठीक ठीक है। 6 नंबर के लिए प्रश्न है, टोटल 6 अधिकार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला सुनवाई का अधिकार, इसमें लिखेंगे कि उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए जो सुनवाई का अधिकार है सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लैंग्वेज में चीजें लिखी गई हैं कि सुनवाई का अधिकार होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहले, ठीक है। एक बार दो बार पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा जो है वो कौन सा अधिकार है, तो उपभोक्ता शिक्षा अधिकार है। और इसको देखेंगे कि उपभोक्ता शिक्षा अधिकार क्या है। लिखेंगे कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए सरकार प्रयत्न करती है। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, जिससे वह वस्तुओं की खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा अधिकार होना ही चाहिए। आप लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो तो उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। इतना आप लोगों का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तीसरा है कि प्रस्तुतिकरण का अधिकार। अब प्रस्तुतिकरण का अधिकार क्या होता है कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। बिल्कुल सही बात है। हर एक कोई भी समस्या है उसका एक संगठन समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और संगठन उसकी समस्याओं को समाधान में मदद कर सके। ठीक है, यह प्रस्तुतिकरण का अधिकार होता है। आगे अगर हम बात करें तो सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार में हम लोग लिखेंगे कि उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी सभी वस्तुओं को बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि जो उसके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है वो उसको बिक्री न कर सके, वो उसको बचाव मतलब बेच ना सके, ना उसको खरीद सके। ठीक है, जो उसके जीवन के लिए नुकसानदेह है। फिर अगला है सूचना का अधिकार। और सूचना के अधिकार में लिखेंगे कि उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। ठीक है, और लास्ट में आप डालोगे कि चयन का अधिकार। ठीक है, और चयन के अधिकार में लिखोगे कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज का चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। ठीक है, तो चयन का भी अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि बहुत अच्छा प्रश्न था कि उपभोक्ता के अधिकारों पे एक निबंध, कि एक उपभोक्ता को किस किस चीज के अधिकार है। तो 6 टोटल अधिकार हमने बताया कि कोई भी एक उपभोक्ता है उसको 6 अधिकार प्राप्त हैं और 6 अधिकारों हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। और ये प्रश्न नंबर 27 क्लियर हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 मानचित्र है। चलिए तो फटाफट मैप ले लेते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अब देखिए मानचित्र मेरे पास आ गया है और मानचित्र वाला यह हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यह है कि गोदावरी नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है। ठीक है, कि गोदावरी नदी कहाँ है उसका नाम लिखना है और किस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे इस तरह का आप लोगों का चिन्ह बनाकर इसको डिनोट करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं। चलिए देखिए, तो मैप में हम लोग देखेंगे कि गोदावरी नदी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उसका लोकेशन क्या है गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी अगर यहाँ पे आप इस लोकेशन पे पहुंचे, आपको लोकेशन दिख रहा होगा, तो ये लोकेशन गोदावरी नदी का होता है। तो हमें इस तरह का चिन्ह बनाएंगे जिस तरह का वहाँ पे चिन्ह बनाया था, इस तरह का चिन्ह बनाया था ना, इस तरह का हम लोग चिन्ह बनाएंगे और एरो का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे पहला लिखेंगे कि यह आप लोगों का गोदावरी नदी है। क्या है, गोदावरी नदी। पूरा का पूरा सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को, 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, गोदावरी नदी है। ठीक है, अब जाके आप लोगों का 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमसे यही कहा था
कि इस चिन्ह से आप लोगों को बताना कि गोदावरी नदी कहाँ है। तो गोदावरी नदी इसलिए क्वेश्चन पता है, इस तरह का चिन्ह उन्होंने बताया और पहला प्रश्न किया है, तो पहला प्रश्न का उत्तर गोदावरी नदी है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। तो चलिए देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है। जहाँ पे होगा इस तरह का लोकेशन बनाएंगे, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, तो देखिए अगर यह प्रश्न आपको याद है तो तुरंत आप नागार्जुन सागर बांध इसके जस्ट बगल में ही होता है, मतलब इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये वाला लोकेशन, और कुछ आगे जाएंगे तो ये लोकेशन आप लोगों का जो है वो आप लोगों का नागार्जुन बांध है। लेकिन नागार्जुन बांध को इस तरह बनाना था, हमने इसको बिल्कुल कलर कर दिया, कलर नहीं करना था, इस तरह बनाना था, इस तरह। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को पेपर में। देखिए इस चिन्ह द्वारा मतलब वृत्त एक बनाना है। ठीक है, तो हालांकि ये रंग है, आप लोग वृत्त बना लीजिएगा कि वृत्त वाला लोकेशन जो है वो क्वेश्चन दूसरा है। और ये क्या है आप लोगों का, तो नागार्जुन बांध है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि नागार्जुन बांध है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो ये नागार्जुन बांध हमने लोकेशन पे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तीसरा अगर देखें तो तीसरा प्रश्न ये हमसे पूछा है कि दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो चलिए देखते हैं कि दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए काफी उत्पादक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो कर्नाटका यहाँ पे लोकेशन हम लोग देखने वाले कि कर्नाटक लोकेशन में कहाँ पे आता है, तो ये कर्नाटका का क्षेत्र होता है। तो देखिए किस लोकेशन से कहा था ना, पहले उसको देख लेते हैं। लोकेशन इस प्रकार का है, तो इस तरह हम लोग बनाकर डैश डैश एरो एरो चिन्ह दे देंगे इस तरह। देखिए जिस प्रकार बोला उसी प्रकार। ठीक है, और यह प्रश्न तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा हेडिंग डालोगे, और क्या आप लोगों को बोला था कि काफी उत्पादक क्षेत्र बोला था ना, तो यहाँ पे काफी उत्पादक क्षेत्र लिखोगे आप लोग हिंदी में। ठीक है, अकोष्टक बना देना, काफी उत्पादक क्षेत्र, काफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटका में है, तो कर्नाटक लिख सकते हो। लोकेशन पे लिखना चाहोगे तो कोष्टक में लिख दो कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटक में। ठीक है, तो एग्जाम में पूरा नंबर। तीसरा प्रश्न भी हो गया, एक 3 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया ना। चौथा बोला है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो कोई आप अगर भारत का एक जूट उत्पादक क्षेत्र आपको मालूम है तो लोकेशन पे उसको जाइए और इस चिन्ह से ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल को लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल को लोकेशन कहाँ पे है। देखिए ये वाला लोकेशन पश्चिम बंगाल का है, यहाँ तक। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और प्लस के आगे से बताता ना, तो बीच में प्लस प्लस हम लोग बना देंगे और यहाँ पैरों का चिन्ह लगाएंगे। और ये प्रश्न 4 है। ठीक है, जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र लिख लेना। लोकेशन भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे कोष्टक में लिख लो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस लोकेशन में बताया, तो पश्चिम बंगाल वाला, कि पश्चिम बंगाल में जो उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चौथा हो गया। एक प्रश्न और बचा है लास्ट, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कोच्चि बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम बताइए। कोच्चि बंदरगाह जो है वो किस लोकेशन पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल यहाँ पे नीचे जब आओगे, ये लोकेशन आप देख पा रहे होगे, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन जो है वो कोच्चि बंदरगाह का है। आप एरो का चिन्ह लगाओगे, लिख दोगे कि कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, बंदरगाह है। और 5वां है तो यहाँ 5वां लिख दोगे। ठीक है, तो देखो पांचों का पांचों हमने लोकेशन आप लोगों को मानचित्र पर बता दिया, और यही 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो 5 नंबर इसमें, और खंड क में भी 5 नंबर का आता है, तो उसको मैं करा चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसको पहले खंड क वाला देख लो, और ये खंड ख था। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन यहाँ पे हमने आप लोगों को 825 BY जो कोड है 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।